ढोलकपुर बाहर से देखने में एक शांत गांव। दिन में लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते कूदते, पर जैसे ही सूरज ढलता ये गांव किसी डर की चादर में लिपट जाता था, क्योंकि सब जानते थे रात के 12 बजते ही पीहू की आत्मा जागती है और जो भी उस वक्त घर से बाहर मिलता वो अगली सुबह जिंदा नहीं बचता। एक शाम छोटा राइस्टार खेतों में खेल रहा था, तभी उसके पिता हरिश्चंद्र दौड़ते हुए आए। नालायक, कितनी बार कहा है शाम के बाद बाहर मत निकला कर। गुस्से में उन्होंने राइस्टार को पकड़कर अंदर खींचा और डंडे से 2-4 लगा दी। राइस्टार रो पड़ा, पर उसके पिता के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, क्योंकि वो जानते थे रात का वक्त ढोलकपुर की मौत का वक्त है। घड़ी ने 12 बजाए, हवा में ठंडक की लहर दौड़ पड़ी। अचानक गांव के सन्नाटे में एक कानों को चीर देने वाली चीख गूंजी। वो पीहू थी, लंबे खुले बाल और आंखों में आग जैसी चमक। वो सड़क पर चलती नहीं, तैरती थी। हर कदम पर मिट्टी उड़ती और उसकी आवाज गूंजती, तुमने मेरी माँ को मारा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो भी उसके सामने आया वो एक झटके में धूल बन गया। एक बूढ़ा आदमी खिड़की से यह सब देख रहा था। पीहू सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अचानक वो गायब हो गई। बूढ़े ने चैन की सांस ली, पर जैसे ही पीछे मुड़ा पीहू उसके पीछे थी। उसके बाद बस चीख सुनी गई और अगले दिन गांव वालों को उसका सिर पेड़ से लटका मिला। गांव में हर ओर शवों का ढेर लगा था। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, ये श्राप कब खत्म होगा। लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते, पर उस रात ज्ञान दरवाजा बंद करना भूल गया। रात 12 बजे धीरे धीरे हवा चली और फिर वही भारी कदमों की आहट। दरवाजा अपने आप खुला और कमरे में पीहू का साया दाखिल हुआ। ज्ञान गहरी नींद में था। अचानक वो उठ बैठा। उससे पहले ही एक तेज धमाका हुआ और अगले पल उसकी लाश जमीन पर थी। राइस्टार के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो दौड़ते हुए घर लौटा। देखा उसके पिता हरिश्चंद्र फर्श पर खून से लथपथ पड़े हैं। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा इस आत्मा से दूर रहना, हर रात दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया कर। यह कहकर उन्होंने आखिरी सांस ली। अगले दिन गांव में एक रहस्यमयी आदमी आया, काले कपड़े, लाल आंखें। लोगों ने कहा ये तांत्रिक नागेश्वर बाबा हैं। गांव वाले उनके पैरों में गिर पड़े और बोले, बाबा इस श्राप से हमें मुक्ति दिलाओ। नागेश्वर ने आंखें बंद की, मंत्र पढ़े और फिर बोले, यह श्राप एक अधूरी आत्मा का है। सालों पहले पीहू नाम की लड़की अपनी माँ पायल के साथ इसी गांव में रहती थी। एक दिन जब पायल चौराहे पर भीख मांग रही थी, एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। पीहू ने उसी रात पुल से कूदकर जान दे दी। अब उसकी आत्मा बदला लेने लौटी है। नागेश्वर बोले, जब तक उसकी लाश को दहन नहीं किया जाएगा यह श्राप खत्म नहीं होगा। गाँव वाले पीहू की लाश की तलाश में निकल पड़े। कई घंटे खोजने के बाद उन्हें एक सूखा पेड़ दिखा। उस पर कुछ लटक रहा था। वो थी पीहू की अधजली देह। सबके रोंगटे खड़े हो गए। नागेश्वर ने मंत्र पढ़े और लाश को श्मशान में लाकर अग्नि दी। आग की लपटों के बीच पीहू की आत्मा धीरे धीरे आसमान में उठी और मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर पीहू हवा में गायब हो गई। पीहू के जाने के बाद मानो गाँव फिर से जिंदा हो गया। बच्चे फिर से खेल रहे थे, लोग खेतों में हंसते हुए काम कर रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फुरफुरी नगर एक ऐसा गांव जो दिन में तो आम लगता है, पर रात के अंधेरे में यहाँ मौत का साया घूमता है। हर रात किसी न किसी घर में फोन की घंटी बजती और एक अजनबी आवाज सुनाई देती, भाई तुम्हारा कुरियर बाहर है, जाकर ले लो। और जो भी बाहर जाता अगली सुबह उसकी लाश मिलती, वो भी ऐसी हालत में कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इसी गांव में हाल ही में 2 दोस्त आए थे, राइस्टार और ज्ञान। दोनों शहर से थे, पर गांव की सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस जगह वो रहने आए हैं वहाँ हर सांस के साथ मौत घात लगाकर बैठी है। एक रात राइस्टार का फोन बजा। स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर चमक रहा था। उसने कॉल उठाया, भाई तुम्हारा कुरियर बाहर है, जाकर ले लो। राइस्टार ने चौंक कर कहा, पर मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं। इतना कहना था कि फोन क्लिक की आवाज के साथ कट गया। दोनों दोस्तों ने इसे मजाक समझा और सो गए। अगले दिन राइस्टार ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, बाबा ये रात में अजीब कॉल किसका आता है। बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, बेटा अगर रात में कोई कुरियर बोलकर बुलाए तो कभी बाहर मत जाना, क्योंकि जो जाता है सुबह जिंदा नहीं लौटता। ये सुनकर राइस्टार और ज्ञान दोनों सन्न रह गए। उसी रात राइस्टार अपनी छत पर खड़ा रहा सच्चाई देखने के लिए। अचानक पास के घर से एक आदमी बाहर निकला, हाथ में मोबाइल और आंखों में नींद। कुछ ही सेकंड में पूरे गांव में उसकी चीख गूंज उठी। राइस्टार नीचे भागा, वहां खून फैला था। आदमी की एक टांग और हाथ गायब थे। राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। अब ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये किसी सीरियल किलर का खेल लग रहा था। कुछ दिन बाद रात के सन्नाटे में ज्ञान के फोन की घंटी बजी। भाई तुम्हारा कुरियर बाहर रखा है, जाकर ले लो। ज्ञान ने कॉल काटा और मुस्कुरा
मुस्कुराया। लगता है फिर वही मजाक है। वो बाहर गया। वहाँ एक बड़ा बॉक्स रखा था, लाल रंग का, भारी और रहस्यमयी। उसने बॉक्स उठाया और अंदर रख लिया। अगले दिन ज्ञान ने गांव में एक नई बाइक खरीदी। शाम को जब वो बाइक लेकर वापस आ रहा था तो अचानक उसकी बाइक पेड़ से टकरा गई और वो मौके पर ही मर गया। राइस्टार ने ज्ञान का अंतिम संस्कार किया। उसकी बाइक अपने घर रख ली, लेकिन उसी रात वो बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज कमरे में गूंजने लगी। बाइक बिना किसी सवार के अपने आप चल पड़ी, सीधी उसी जगह जाकर रुकी जहां ज्ञान की मौत हुई थी। राइस्टार जब सुबह उठा तो बाइक घर से गायब थी। वो उसी जगह पहुंचा जहां बाइक खड़ी थी, पर अब वहां सिर्फ राख थी, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। राइस्टार ने तय किया कि वो उस कुरियर वाले को पकड़ कर रहेगा। उस रात वो बाइक पर बैठा, अंधेरे में, बिना हिले डुले। रात के 12 बजे वही कॉल फिर आया। भाई, तुम्हारा कुरियर बाहर है। राइस्टार बोला, अब की बार लेने मैं नहीं, तू आएगा। अचानक हवा तेज हुई, आसमान में बिजली कड़की और उसके सामने एक काला साया खड़ा था, चेहरा धुंध में छिपा हुआ, हाथ में वही बॉक्स। राइस्टार ने जैसे ही बंदूक उठाई, साया गायब हो गया। अचानक राइस्टार की आंखें बंद हो गईं और जब खुली, सुबह हो चुकी थी। अब राइस्टार ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। सबने तय किया कि आज रात कुरियर वाले को खत्म करेंगे। गांव की गलियों में मशालें जल रही थीं, सब लोग चौकन्ने थे। अचानक बिजली कड़कने लगी और दूर एक बाइक की आवाज आई। सबकी नजरें उस ओर गईं। एक काला आदमी बाइक पर सवार धीरे धीरे गांव के बीच आया। बाइक वहीं रुकी और तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ। धुएं में वो साया गायब हो गया। बस मिट्टी पर वही कुरियर बॉक्स पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। क्या तुम जानना चाहते हो बॉक्स के अंदर क्या था? तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक पूरे करो, फिर अगला दरवाजा खुलेगा। नीलमपुर एक श्रापित गांव था। यहाँ हमेशा एक अजीब सा डर का माहौल रहता था। गांव वाले हर वक्त एक ही दुआ करते, कहीं सिर कटा राइस्टार फिर से न आ जाए। रात के वक्त सब लोग अपने घरों के बाहर सोना, जवाहरात और हीरे रखकर सोते, क्योंकि हर रात 9 बजे के बाद राइस्टार की आत्मा, जिसका सिर कटा हुआ था, गांव की गलियों में घूमती थी। वह सीधा गांव के बीचों बीच पैदल आता। उसकी चाल धीमी और खौफनाक होती। वह घर घर जाकर लोगों के बाहर रखे धन दौलत को उठाकर अपने पास रख लेता और जिन घरों में कुछ नहीं मिलता, वहां के लोग उसकी दंडविधि का शिकार बन जाते। यही डर रोज नीलमपुर पर छाया रहता। लोग जानते थे कि इसके पीछे कोई राज है, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह सच को सामने लाए। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में एक नौजवान लड़का आया, ज्ञान भाई, राइस्टार का बचपन का साथी। वह अपने दोस्त से मिलने आया था। राइस्टार के घर पहुंचकर उसने देखा ताले लगे थे। उसने गांव वालों से पूछा, पर कई लोग झूठ बोलकर इनकार कर गए। कुछ ने उसे भगा दिया। ज्ञान भाई को शक हुआ, पर वह हार नहीं माना और पूरे गांव में अपने दोस्त को ढूंढता रहा। रात भर की तलाश के बाद जब सुबह हुई तो नीलमपुर में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपने घरों के सामने ढेर सारा सोना और जेवर रखकर अंदर चले जाते। सड़क पर एक सिर कटा हुआ सा शरीर घूम रहा था और वह कोई और नहीं बल्कि राइस्टार ही था। ज्ञान भाई ने जोर से पुकारा, राइस्टार, ये तुझे क्या हुआ? तेरा सिर कहाँ है? राइस्टार ने आंसू भरी आवाज में सब कुछ बताया। कुछ साल पहले ये गांव बहुत गरीब था। लोग भूखमरी से मर रहे थे। मैंने अपनी हवेली के पैसों से स्कूल बनवाया, लोगों को पानी दिया, खेती के लिए मदद की, गांव संभल गया। पर कुछ लोग लालची थे। एक रात जब मैं सो रहा था, 2 लोग चुपके से आए और मेरा खजाना लूटने लगे। मैंने रोका तो उन्होंने मुझे डंडे से पीटने लगे और मुझे मरता हुआ छोड़ दिया। जब मैं होश में आया तो गांव वाले मेरे ऊपर तमाशा कर रहे थे और फिर उन्होंने मेरा सारा खजाना लूट लिया। तब से मैं हर रात अपना खजाना वापस लेने आता हूँ। ज्ञान भाई ने धीरे से कहा, भाई, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, पर लोगों की जान लेना गलत है। राइस्टार ने गुस्से में जवाब दिया, जब तक ये लोग मेरा सारा सोना वापस नहीं करेंगे, मैं इन्हें ऐसे ही मारता रहूंगा और अगर तू बीच में आया तो तेरा भी वही हाल होगा। राइस्टार ने ज्ञान भाई को पकड़कर किसी पुराने घर की तहखाने जैसी जगह में बंद कर दिया ताकि वो उसके बीच में ना पड़े। फिर वह लौटकर गांव के बीच घूमने लगा। जहां भी उसने बाहर सोना रखा देखा, वह उसे उठा ले गया। जहां कुछ भी नहीं मिला, वहां के लोग उसकी क्रूरता का शिकार बन गए। पर उसी रात एक बुजुर्ग बाबा वहां से गुजर रहे थे। वह बाबा साधारण नहीं थे, उन पर कुछ जादुई सिद्धियां थीं। बूढ़े ने वहां की परिस्थिति देखी और तुरंत ज्ञान भाई को आजाद कर दिया। बाबा ने पूछा, किसने बंद किया तुझे? ज्ञान भाई ने सारी बात बताई। बाबा ने आंखों में गंभीरता ली और बोले, अब वक्त नहीं है सब कुछ समझाने का, हमें राइस्टार को रोकना होगा, वरना वह सबको मार डालेगा। बाबा और ज्ञान भाई दोनों गांव की गलियों में भागे। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े। वे मंत्र आवाज में नहीं, सांसों में थे। गांव की हवा में फैलते ही राइस्टार अटक गया। उसके पैर जड़ हो गए, वह हिल नहीं पाया। राइस्टार की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तभी ज्ञान भाई ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सच बतलाया, किस तरह राइस्टार ने बनाई हुई भलाई के बदले धोखा पाया, कैसे उसके खजाने को लूट लिया गया और किस तरह वह रात में सब कुछ वापस ले रहा था। गांव वालों ने शर्म महसूस की, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने मिलकर राइस्टार के जितने भी पैसे और जेवर वापस रखे थे,
सब उन्हीं से वापस दिलवाए। अपना खजाना वापस पाकर राय स्टार की आंखें कुछ बदली हुई सी थीं। गुस्सा उतर गया, पर ठंडी अधर पर एक हल्की थरथराहट बची थी। राय स्टार ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने अपनी गलती मान ली। अब जो कुछ भी बचा है उसे मैं गांव के लिए छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर राय स्टार हवा में गायब हो गया।